देखिए स्टूडेंट, लास्ट वीडियो तक हमने एंथरवाल के 4 स्तरों पर विचार किया। आज हम बीजाणुजन कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बीजाणुजनन कोशिका किसे कहते हैं। तो बीजाणुजनन कोशिका का अर्थ है, देखिए, परागकोश भित्ति द्वारा आवृत कोशिकाओं के समूह को बीजाणुजनन कोशिका कहते हैं। ये कोशिकाएं क्या करती हैं? तो देखिए, ये कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती हैं। इनसे निर्माण होता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा निर्माण करती हैं लघु बीजाणु का। तो ये स्टूडेंट, हमने आपको बीजाणुजन कोशिका के बारे में बताया कि बीजाणुजन कोशिका किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि परागकोश में परागकोश भित्ति द्वारा ढकी हुई या आवृत कोशिकाओं के समूह को हम बीजाणुजन कोशिका कहते हैं। और ये कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती हैं। और ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। इसके बाद में हमारी अगली प्रक्रिया आती है लघु बीजाणु जनन। जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो देखिए स्टूडेंट, ध्यान से समझिए, लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। शॉर्ट रूप में हम लघु बीजाणु जनन को समझ सकते हैं कि लघु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया को ही हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लेकिन लघु बीजाणु का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो संक्षिप्त परिभाषा के रूप में हम देख सकते हैं कि परागकोश में जो लघु बीजाणु धानी होती है, उन लघु बीजाणु धानियों में द्विगुणित जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। उन जो लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ है, ये लघु बीजाणु एक चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं। लेकिन वो जो चतुष्क है वो हमारे यहाँ 5 प्रकार के होते हैं। तो अब हम उन चतुष्कों के प्रकारों के बारे में अध्ययन करते हैं जिनमें ये लघु बीजाणु व्यवस्थित होते हैं। तो देखिए, अब हमारा टॉपिक आता है चतुष्क के प्रकार। तो स्टूडेंट, सबसे पहला चतुष्क आता है अपना चतुष्फलकीय। हमें प्रत्येक चतुष्क के बारे में अलग अलग से पढ़ना है। तो चतुष्फलकीय चतुष्क के बारे में हम जानते हैं कि इस चतुष्क में एक ओर से देखने पर हमें 3 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं, लेकिन जो चौथा लघु बीजाणु होता है वो इनके पीछे स्थित होता है। हम इस चतुष्क का यहाँ चित्र बनाते हैं और चित्र के माध्यम से हम उस चतुष्क को समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, चतुष्फलकीय चतुष्क का डायग्राम ये अपना चतुष्फलकीय चतुष्क है। और इसमें एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं द्विबीजपत्री पादप। इसके बाद में चतुष्क का दूसरा प्रकार आता है अपना समद्विपार्श्विक। तो समद्विपार्श्विक चतुष्क की विशेषता हम यहाँ पढ़ते हैं कि इसमें जो चारों लघु बीजाणु होते हैं वो एक ही तल में व्यवस्थित होते हैं। और ये चतुष्क समस्त एकबीजपत्री पादपों में मिलते हैं। तो यहाँ हम इसका भी चित्र देखते हैं। ये अपना समद्विपार्श्विक चतुष्क और इसका एग्जाम्पल हम यहाँ नोट करते हैं, एकबीजपत्री पादप। इसके बाद में तीसरा जो चतुष्क आता है वो अपना क्रॉसित। तो देखिए इस
इस चतुष्क की विशेषता क्या है कि इस चतुष्क में दो जो लघु बीजाणु होते हैं वो एक दूसरे से समकोण बनाते हैं और ऊपर के युग में दो लघु बीजाणु और नीचे के युग में एक ही लघु बीजाणु स्थित होता है। और एग्जांपल के लिए यहाँ हम मैग्नोलिया नोट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका भी डायग्राम बनाते हैं। तो दो लघु बीजाणु एक दूसरे के समकोण में और नीचे के युग्म में एक लघु बीजाणु आपको दिखाई देगा। तो देख सकते हैं ये दो जो लघु बीजाणु है वो एक दूसरे के समकोण में है और ऊपर वाले युग्म में दो लघु बीजाणु है और नीचे के युग्म में ओनली सिंगल लघु बीजाणु है। एग्जांपल के लिए हम यह नोट कर सकते हैं मैग्नोलिया। इसके बाद में अपना चौथा जो चतुष्क है वो अपना टी आकार, टी शेप। तो देखिए टी शेप जो चतुष्क है, टी आकार के चतुष्क में दो लघु बीजाणु अनुप्रस्थ होते हैं और दो लघु बीजाणु लंबवत होते हैं। तो किस प्रकार का चतुष्क है उसका डायग्राम हम अभी आपको बोर्ड पे बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चतुष्क है ये अपना टी आकार का चतुष्क है। एग्जांपल हम यह नोट कर सकते हैं एरिस्टोलोकिया। चार चतुष्कों का अध्ययन करने के बाद में अंतिम चतुष्क पर हम विचार करते हैं। तो अंतिम चतुष्क पर देखिए स्टूडेंट, अंतिम चतुष्क का नाम है रेखिक। इस प्रकार के चतुष्क में सभी लघु बीजाणु एक रेखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो नंबर 5वां जो चतुष्क है रेखिक, उसका भी हम यहाँ डायग्राम बनाते हैं। और इस प्रकार के चतुष्क का हम एग्जांपल नोट करते हैं हेलोफिला। पांच प्रकार के चतुष्कों का अध्ययन करने के बाद स्टूडेंट हम आपको बताना चाहते हैं कि लघु बीजाणुओं के मध्य एक कैलोस से बनी एक भित्ति होती है। किससे बनी? कैलोस से। और उस भित्ति का अपघटन कैलेज एंजाइम से होता है। हम आपको यहाँ नोट में दर्शा सकते हैं। लघु बीजाणुओं के मध्य कैलोस से बनी एक भित्ति होती है। इस भित्ति का अपघटन कैलेज एंजाइम से होता है। लेकिन याद रखिए इस भित्ति के अपघटन से लघु बीजाणु चतुष्क से मुक्त हो जाते हैं और आकार में गोलाकार हो जाते हैं। इस अवस्था में हम इन लघु बीजाणु को परागकण कहेंगे। क्या कहेंगे? परागकण। आपसे स्टूडेंट पूछा जाता है कि एक लघु बीजाणु को परागकण कब कहा जा सकता है, तो आप आंसर आपको बताना है कि लघु बीजाणु के मध्य जो कैलोस से भित्ति होती है वो कैलेज एंजाइम से अपघटित होती है और अपघटित होने के बाद में लघु बीजाणु चतुष्क से मुक्त हो जाते हैं और मुक्त होने के बाद में आकार में गोलाकार हो जाते हैं और तब हम इन लघु बीजाणु को परागकण के नाम से जानते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि कुछ पादपों में जो परागकण होते हैं वो परस्पर मिलकर कुछ विशिष्ट प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करते हैं जिन्हें हम परागपिंड या पोलिनियम कहते हैं। याद रखिए स्टूडेंट, परागपिंड या पोलिनियम। इसका एग्जांपल है आम। तो देखिए परागपिंड या पोलिनियम क्या है, तो यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ जो परागकण होते हैं वो मिलकर एक विशिष्ट प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं जो अपना परागपिंड या पोलिनियम है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो चतुष्क जो आपने अध्ययन इन चतुष्कों का किया है, इन यदि चतुष्कों में किसी भी प्रकार के चतुष्क में 4 से अधिक अगर लघु बीजाणु होते हैं तो उस स्थिति को हम बहु बीजाणुता के नाम से जानते हैं। तो यहाँ भी आपसे पूछा जाता है कि बहु बीजाणुता किसे कहते हैं।
तो बहुबीजाणुता को परिभाषित हम यहाँ कर सकते हैं कि यदि किसी चतुष्क में 4 से अधिक लघु बीजाणु पाए जाते हैं तो उस स्थिति को हम बहुबीजाणुता कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन का कंप्लीट अध्ययन करने के बाद में अब हम परागकोश स्फुटन पर विचार करते हैं कि परागकोश स्फुटन क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। अपना टॉपिक आता है परागकोश स्फुटन। तो हमने आपको बताया कि परागकोश का स्फुटन कब होता है। तो जो एंथर वॉल का जो दूसरा स्तर था एंडोथीसियम, उसकी जो कोशिकाएं थी वो आर्द्रताग्राही प्रकृति की थी, लेकिन शुष्क अवस्था में उन कोशिकाओं में खिंचाव या तनाव उत्पन्न होने से परागकोश का स्फुटन होता है। लेकिन परागकोश का स्फुटन तभी होता है जब परागकोश परिपक्व अवस्था में होता है। तो एक परिपक्व परागकोश की भित्ति के टूटने या फटने की प्रक्रिया को ही हम परागकोश स्फुटन कहते हैं। और ये परागकोश स्फुटन 4 प्रकार का होता है स्टूडेंट। हम उन 4 प्रकारों का यहाँ फिर से एक बार अध्ययन करते हैं। तो परागकोश स्फुटन का पहला प्रकार आता है अनुप्रस्थ स्फुटन। तो अनुप्रस्थ स्फुटन में हम समझ सकते हैं स्टूडेंट कि इस प्रकार के स्फुटन में परागकोश की पालियां परागकोश अक्ष के अनुप्रस्थ स्फुटित होती हैं। ऐसा स्फुटन तुलसी के अंदर देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल है तुलसी। इसके बाद में दूसरा स्फुटन आता है अपना लंबवत स्फुटन। इसमें परागकोश की पालियां लंबवत स्फुटित होती हैं और इसमें एग्जाम्पल के लिए हम ऐड कर सकते हैं धतूरा। और तीसरा जो प्रकार है स्टूडेंट वो है अपना छिद्र में स्फुटन। देखिए इस प्रकार के स्फुटन में परागकोश के शीर्ष पर एक या अधिक छिद्र बन जाते हैं और एग्जाम्पल के रूप में हम को नोट कर सकते हैं। और अंतिम प्रकार का जो स्फुटन है वो अपना कपाटीय स्फुटन है। इस प्रकार के स्फुटन में एक या अधिक कपाट बन जाते हैं और ऐसा स्फुटन बोरवेरी के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो तक हमने बीजाणुजन कोशिका और लघु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु जनन में निर्मित लघु बीजाणु जिन चतुष्कों में व्यवस्थित रहते हैं उन चतुष्कों के प्रकारों का अध्ययन, और इसके बाद में हमने परागकोश स्फुटन तथा इसके प्रकारों का अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम नर युग्मकों की संरचना एवं उसके विकास का अध्ययन करेंगे।